हरे कृष्णा, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? Okay. तो क्विकली आई विल शेयर द स्क्रीन एंड देन विल बिगिन द सेशन। तो आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। विवेक प्रभु, आप ट्रांसलेशन पढ़ सकते हैं? Hare Krishna, the Supreme Personality of Godhead said, Now here, O son of Partha, how by practicing yoga is full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full free from doubt. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला श्लोक क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में भगवान बोल रहे हैं। माइंड अटैच्ड टू मी। तो हमारा जो माइंड है उसको कुछ ना कुछ अटैचमेंट चाहिए, कहीं ना कहीं माइंड को अटैचमेंट चाहिए। तो जैसे कि कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंसर होता है। आप में से कोई बता सकता है इन्फ्लुएंसर किसको बोलते हैं? सोशल इन्फ्लुएंसर किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जो दूसरों के जो विचार है उनको इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं हिंदी में? एनीवन नोस? इन्फ्लुएंस। नेट पे सर्च करना। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। या परफेक्ट। जो दूसरों के विचारों को प्रभावित करता है उसको बोला जाता है इन्फ्लुएंसर। तो इन्फ्लुएंसर जो है वो, आप में से कोई बता सकता है, किसी को पता है कि इन्फ्लुएंसर लोग जो रहते हैं वो लोगों के बुद्धि को, उनके विचारों को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे कोई एक इवेंट हुआ है, उसमें हो सकता है 2-3 अलग अलग लोगों की उसमें गलती हो, लेकिन जो अच्छा इन्फ्लुएंसर है वो हमें पूरे तरीके से प्रभावित होके हमें प्रभावित करके हमें पूरा प्रूफ करेगा कि गलती इस पर्टिकुलर पर्सन की ही है। ऐसा वो हमें प्रूफ करेगा, उसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। जैसे आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया में भी नैरेटिव्स बताए जाते हैं अलग अलग। नैरेटिव्स मतलब जो रियलिटी रहती है, सच्चाई रहती है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं। लेकिन नैरेटिव्स का मतलब क्या हुआ कि हम इतिहास को, हिस्ट्री को एक प्रकार का एक विचारधारा में ढाल देते हैं। जैसे कि अभी जो पाश्चात्य से जो लोग आए भारत पे आक्रमण करने के लिए, उन लोगों ने ऐसी प्रकार की विचारधारा फैलाई कि तुम्हारा ये जो वैदिक सभ्यता है ये बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे कुकर्म होते हैं, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो कि नकारात्मक हैं सोसाइटी के लिए, और तुम्हारे शास्त्र पिछड़े हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट किया। नैरेटिव के लिए हिंदी में मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आप समझ जाइए। नैरेटिव क्रिएट किया जिससे हम सभी सनातन धर्म पालन करने वालों के मन में हमारे धर्म के प्रति एक हीन भावना आए। ऐसा उन्होंने एक नैरेटिव बना के हमें प्रस्तुत किया आक्रमणकर्ताओं ने। गैर तो समझ उन्होंने, के, हाँ, गैर समझ। गैर समझ। नैरेटिवचा मतलब काय? एनीवेज, आप लोग समझ गए ना नैरेटिव का अर्थ क्या होता है? जो मैंने अभी बताया वो उसको बोलते हैं नैरेटिव। मतलब एक प्रकार की विचारधारा बना देना, एक प्रकार से हम बोलते हैं ना सोसाइटी को ब्रेन वॉश कर देना कि ये पास्ट में ऐसा ऐसा ही हुआ था, यही सच्चाई है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो सती प्रथा है, सती प्रथा के बारे में ऐसा बोला जाता है कि हमारे सनातन धर्म में सती प्रथा थी। जबरदस्ती पत्नी को आग में झोंक दिया जाता था उसके पति के चिता में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती झोंक दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि हर एक स्त्री जो है उसके पति के मृत्यु के बाद वो सती होती थी। अभी इवन पांडु जी जब चल बसे तो उनकी जो पत्नी थी कुंती देवी, वो नहीं हुई सती। इट वॉज हर चॉइस। उनकी जो दूसरी को वाइफ थी माद्री देवी सती हुई, लेकिन कुंती देवी नहीं हुई। तो ऐसे नहीं कि समाज ने उनको बहिष्कृत कर दिया कि तुमने सती नहीं हुई, तुम प्रथा का पालन नहीं किया, ऐसा नहीं है। वो एक वॉलंटरी डिसीजन हुआ करता था, क्योंकि पहले के जमाने में पति पत्नी में इतना घनिष्ठ संबंध हुआ करता था कि वो अपना अस्तित्व वो पति के बिना वो सोच ही नहीं सकती थी। वो उनके लिए असंभव था। ऐसी पहले के जमाने में पत्नियां होती थी, और पति भी उस हिसाब से होते थे। पति भी ऐसे होते थे कि पत्नियों का वो पूरा जो रिस्पेक्ट है वो डिजर्व करते थे, अटैचमेंट डिजर्व करते थे। तो इसीलिए ये एक वॉलंटरी स्वेच्छा से जो पत्नी है वो सती होती थी, ना कि उसको जबरदस्ती आग में झोंका जाए। उसी प्रकार से जो शिशु शाद क्या बोलते हैं उसको, शिशु विवाह, बाल बाल विवाह, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिटेल्स हुआ करती थी। लेकिन आज के ज़माने में हमको वो सब डिटेल्स नहीं पता। हमको सिर्फ इतना ही पता है कि ये तुम्हारा वर्णाश्रम धर्म, ये बाल विवाह। एक्चुअली बाल विवाह के बहुत सारे फायदे होते थे। बाल विवाह, फिर ये सती प्रथा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो हमारी प्रथाएं थी, रीति रिवाज थे, वो सब हमें ऐसा पेश किया गया कि ये सब गलत है, सब फालतू है। और इस प्रकार से तुम्हारा पूरा वैदिक सनातन धर्म फालतू है। ये हम लोगों ने आके तुमको सुधारा। ऐसा पाश्चात्य देश ऐसे जो आक्रामक करता है, वो बोलते हैं कि हमने आके तुमको सुधारा, नहीं तो तुम लोग पिछड़े हुए थे और तुम लोग गलत प्रथाओं का पालन करते थे। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना, इसको बोलते हैं प्रभावित करना एक प्रकार की विचारधारा से। तो अभी मैंने ये सब क्यों एग्जांपल्स दिए, समझने के लिए कि लोग इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं। अभी आप में से कोई मुझे बता सकते हैं इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षमता क्या होनी चाहिए व्यक्ति की? कैसे वो व्यक्ति इन्फ्लुएंस करता है सामने वाले को? यस, एनी थॉट्स ऑन दिस? Okay, by taking advantage of lack of knowledge. Good point. Very much close to the exact answer. तो इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं? सच्चाई के अलग अलग जो पहलू होते हैं उनमें से वो सिलेक्टिवली एम्फसाइज करते हैं कुछ पहलुओं के ऊपर, और सिलेक्टिवली डी एम्फसाइज करते हैं दूसरे पहलुओं के ऊपर। थोड़े मैंने इसमें इंग्लिश के शब्द यूज किए, लेकिन सबको समझे क्या मैंने क्या बोला? अगर नहीं समझा तो मैं कोशिश करूंगा पूरा एग्जैक्ट हिंदी में बोलने का। थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब सच्चाई के अलग अलग पहलू होते हैं, लेकिन किसी एक पहलू को वो उजागर करते हैं, उसके ऊपर जोर देते हैं, और कुछ पहलुओं को दबा देते हैं, उसका ज्ञान हमें नहीं देते। और इस प्रकार से वो सच्चाई के एक अधूरे पहलू के ऊपर वो फोकस करते हैं, जिससे एक प्रकार की विचारधारा बनती है, और फिर लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई व्यक्ति है, उसको अगर अपना, कोई बिल्डर है, उसको प्रॉपर्टी बिकवानी है, तो फ्यूचर में आने वाली जो भी दिक्कतें हैं, ज्यादा पैसा भरना पड़, जैसे बहुत सारे ऐसे फ्लैट जो सोसाइटी वाले रहते हैं बिल्डर्स, वो किस चीज के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं कि आपको ये स्विमिंग पूल देंगे, हम आपको हम रूफ टॉप एमिनिटीज देंगे, एकदम मस्त लिफ्ट वगैरह, मतलब जितनी एमिनिटीज है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन वो एमिनिटीज की वजह से क्या दिक्कतें होने वाली हैं? दिक्कतें होने वाली हैं। आप में से कौन कौन सहमत है कि जितनी एमिनिटीज रहेंगी उनके हिसाब से दिक्कतें भी उतनी होंगी, उतना ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसी बिल्डिंग रहती है जिनमें सोसाइटी में कुछ एमिनिटीज नहीं रहती, लोग खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि नो एमिनिटीज नो मेंटेनेंस चार्ज। लेकिन जितने ज्यादा एमिनिटीज उतना ज्यादा मेंटेनेंस चार्ज। तो लेकिन ये जो बिल्डर लोग रहते हैं, प्रॉपर्टी सेल करने वाले, ये सच्चाई के उन पहलुओं को दबा देते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते हैं कि आपका मेंटेनेंस चार्ज इतना बढ़ जाएगा, और ये सब चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं।
वो हमें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी प्रोडक्ट का सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताता है, उसके डिफेक्ट्स नहीं बताता। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना। तो इन्फ्लुएंस करने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि कुछ सच्चाई के बाद पॉइंट्स को, सच्चाई के कुछ पहलुओं को दबा देना और कुछ पहलुओं के ऊपर ज्यादा जोर देना। तो ये होता है इन्फ्लुएंसर का काम। अभी यहाँ तक किस किस को समझा? यहाँ तक समझा तो फिर हम आगे जाएंगे फिर अभी दूसरी चीज के ऊपर। ओके, तो हमने पिछले कुछ सेशंस में देखा था कि हमारा जो मन है वो कौन सा डिवाइस है हमारे शरीर का? कोई बता सकता है क्या करता है हमारा मन? एक्सपीरियंसेस को स्टोर करता है। ओके, और वो एक्सपीरियंसेस आते कहाँ से हैं? इनपुट डिवाइसेस के हालत बाकी के। हमारे जो अलग अलग इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, उनके माध्यम से ये जो हमारा मन है इसके अंदर सारा डेटा आता है। हमने पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि हमारा जो मन है वो सारे इनपुट डिवाइसेस, हमारी सारी सेंसेस, सारी इंद्रियों का एक सेंट्रल यूनिट है। सारी इंद्रियों से जो भी डेटा आता है अल्टीमेटली वो इससे जाके मिलता है, मन से मिलता है। तो जैसे आप लोग इसको विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे आजकल के ज़माने में कुछ ऐसे पोर्ट्स आते हैं ना, जिसके कुछ डिवाइसेस आते हैं जिन डिवाइसेस के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं अलग अलग, और फिर उन अलग अलग पोर्ट्स में आप अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारा माइंड उसकी तरह है, वो एक सेंट्रल डिवाइस की तरह है जिसमें सारे हमारे इन सेंसेस आके कनेक्टेड होते हैं और सारे इनपुट्स आते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, हमारा माइंड एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। अभी कोई बता सकता है, कोई गेस कर सकता है, कोई बता सकता है किसको समझा? जब मैंने बोला कि माइंड एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, इसका मतलब कि वो डेटा के साथ क्या करता है? छेड़छाड़, आधा ही नॉलेज रहता है। कुछ डेटा को वो सिलेक्टिवली मैक्सिमाइज करता है और कुछ डेटा को वो दबा देता है। एज इट इज हमारे सेंसस से एज इट इज जो डेटा आता है सब कुछ हमें प्रेजेंट नहीं करता, कुछ चीजों को बढ़ावा देता है, कुछ चीजों को दबा देता है। तो जैसे कि कुछ, अगर हमें कुछ अच्छा चीज खाने को दिखा तो मन एम्फसाइज किस चीज को करेगा? एक्सपीरियंस को करेगा कि वो खा के कितना मजा आएगा तेरे को। लेकिन वो दबाएगा किस पॉइंट को? कि वो खाने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जो उसके परिणाम होते हैं। जैसे आप में से किसी को एक्सपीरियंस है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कभी जैसे कहीं पे कुछ दावत रहती है, कुछ पार्टी रहती है, तो हम लोग बहुत खा लेते हैं, बहुत खा लेते हैं। और हमको खिलाता कौन है जबरदस्ती? हमारा मन बोलता है अरे और खा ले, और खा ले, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो मन एम्फसाइज करता है कि मजा आएगा अगर और खाएगा तो। लेकिन मन इस एक्सपीरियंस को दबा देता है कि पिछली बार जब हमने पार्टी में बहुत खाया था, उसके बाद पेट दर्द हुआ था, इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आया था, ऐसे अलग अलग जो कॉन्सिक्वेंस, जो परिणाम, नकारात्मक परिणाम रहते हैं, उसको माइंड हमारा दबा देता है। तो ये तो मैंने सिर्फ खाने का उदाहरण दिया, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कुछ भी एडिक्शंस रहते हैं, कुछ भी लत रहती है, तो वो लत से छुटकारा पाने का प्रयास क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको पता है कि ये मैं करूंगा इसका परिणाम गलत होगा। लेकिन मन क्या करता है? मन कुछ हमारी जो यादें थी उसको बढ़ावा देता है, एंजॉयमेंट वाली यादों को, और जो परिणाम वाली यादें थी उनको दबा देता है, उनको पेश नहीं करता हमारे सामने। तो इस प्रकार से हमारा मन एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो सच्चाई को एज इट इज हमें प्रेजेंट नहीं करता, उसको अधूरा करके हमें प्रेजेंट करता है, कुछ पहलुओं को बढ़ा के। तो अम, अभी कोई बोलेगा कि ऐसा क्यों है? मन मन गलत चीजें ही क्यों ये करता है, गलत चीजें ही क्यों बढ़ावा देता है? ऐसा नहीं है। जो मन है वो एक न्यूट्रल डिवाइस है। मन जो है हमारा वो वैल्यूज न्यूट्रल है। वैल्यूज न्यूट्रल का मतलब क्या? मन को सही गलत नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मन गलत चीजों को ही बढ़ावा देना चाहता है। सही गलत किसको पता रहता है? हमारे अंदर कौन सा डिवाइस है जिसको सही गलत पता है? बुद्धि। यस, बुद्धि इज अ बुद्धि इज अ वैल्यू पॉजिटिव डिवाइस।
जो सही वैल्यूज के लिए प्रॉम्प्ट करता है, गलत वैल्यूज के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करता है। लेकिन मन जो है वो वैल्यू न्यूट्रल है, ऐसा भी नहीं कि वैल्यू नेगेटिव है, वो वैल्यू न्यूट्रल है। मतलब उसको सिर्फ एक ही चीज से मतलब है कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे बस, वो बस अच्छे एक्सपीरियंस को नोट करता है ज्यादा स्ट्रांगली। तो ऐसा नहीं है कि हम गलत चीजों में ही अच्छा एक्सपीरियंस ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, आज का जो समाज है, आज की जो मीडिया है, और इन जनरल भी जो गलत प्रकार का जो एंजॉयमेंट है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और फिर हमको भी लगता है कि ये गलत प्रकार का जो एंजॉयमेंट है इसमें ही असली एंजॉयमेंट है। लेकिन देर आर वेरियस पॉजिटिव सोर्सेज ऑफ एंजॉयमेंट ऑल्सो। जैसे कि खाने में ही ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए हानिकारक चीजें रहती है वही हमें अच्छी लगती हैं। काफी सारी हेल्दी चीजें भी रहती हैं जो जिनको खा के अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो अगर हमें अपने माइंड को हमारा माइंड जो वो इन्फ्लुएंसर है, ये सही है, लेकिन ये सिर्फ एक क्या बोलते हैं उसको, अभी माइंड वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस उस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम उसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, करप्ट करप्ट, या उसको करप्ट करके, यस करप्ट करके फिर गलत तरीके से एक्ट करवाते हैं उस डिवाइस को। उसी प्रकार से हमारे माइंड में भी ऐसा करप्ट हुआ है बहुत सारा, और वायरसेस हैं जो कि हमें बताते हैं कि गलत चीज करने में ही ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है। ऐसा हमारा माइंड हमको बोलता है वायरस की वजह से। तो ये माइंड का जो इन्फ्लुएंस करने का एबिलिटी है ये पूरी तरीके से गलत नहीं है, इसको हम सही तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड को हम चाहें तो इस प्रकार से हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो सिलेक्टिवली अच्छी चीजों को उजागर करे और गलत चीजों को जो हमारे लिए हानिकारक है उसको दबाए। वो कैसे कर सकते हैं हम? दो प्रकार से हम कर सकते हैं। पहली बात कि जो चीज हमारे लिए हेल्दी है, हमें सोचना चाहिए, पहली बात तो हमें थोड़ा विचार विमर्श करना चाहिए कि मेरे लिए, मेरे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, मेरे शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, हर प्रकार के मेरे विकास के लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जो मेरे लिए सकारात्मक हैं। कई बार हमारा मैक्सिमम टाइम इसी सोचने में चले जाते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे लिए नकारात्मक है, उनसे कैसे हम बचें। ये मेरे लिए गलत है, वो मेरे लिए गलत है, वो मेरे लिए गलत है, और ये गलत चीजों से मुझे बचना है। मैक्सिमम टाइम इसी में चले जाता है। हम कभी बैठ के ये नहीं सोचते कि मेरे लिए सकारात्मक एक्टिविटीज क्या क्या हैं, मैं क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता हूँ जो मेरे लिए अच्छी अच्छी हैं, जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छी हैं, मेरे सेल्फ कंट्रोल के लिए अच्छी हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं हमारे सेल्फ कंट्रोल, हमारे मेंटल हेल्थ और हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है हमारे दिनचर्या में जो कि अच्छी हैं, जो कि सपोर्ट करती हैं हमें? एनी एग्जांपल्स? वेरी गुड। रीडिंग, एक्सरसाइज, अमेजिंग, परफेक्ट। तो रीडिंग करना, कुछ अच्छी चीजें रीडिंग करना, योगासनास, योगा करना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खाना खाना। अच्छा खाना मतलब जो हमारी हेल्थ को सपोर्ट करे ऐसा खाना खाना, जैसे कि सीड्स रहते हैं, स्प्राउट्स रहते हैं, और बहुत सारी ऐसी हेल्दी हेल्दी चीजें रहती है, फ्रूट्स रहते हैं। तो ये सारी हेल्दी चीजें खाना ये हमारे लिए अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए। एक्सरसाइज करना अच्छा रहता है, रीडिंग करना अच्छा रहता है, अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, बुक्स को पढ़ना जो हमें सही दिशा में लेके जाए, वो पढ़ना अच्छा रहता है हमारे लिए। इवन अगर वीडियोस देखना है तो बहुत सारे वीडियोस रहते हैं जो अच्छे रहते हैं, डिवोशनल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आर गुड फॉर अस। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें सिर्फ करना नहीं है इन सब चीजों को। हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से करना है इन सब चीजों को कि हमें मजा भी आए। ओके, आपको समझ रहे हैं फर्क क्या है? एक है कि हमारे लिए हेल्दी चीजों को करना, वो तो करना ही चाहिए रेगुलरली, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि यही जो एक्टिविटी है मैं इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड को एक ही चीज चाहिए, बस एक्सपीरियंस चाहिए अच्छा। तो हाउ टू मेक दिस एक्टिविटी, दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी इन सच अ वे कि मेरे मन को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिले इसको करने का,
राइट। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अभी हम डिटेल में जाएंगे तो हर एक एक्टिविटी के बारे में हमें डिस्कस करना पड़ेगा। और जनरली ऐसा कुछ हमें डाउट आता है कि प्रभु जी ये मेरे लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इसको मैं इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ। सो दैट फॉर दैट यू कैन टेक अ पर्सनल गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटर। बट प्रिंसिपल ये है कि हमें सिर्फ अच्छी, जैसे अभी आपको उदाहरण दूंगा मैं, कि पहले के जमाने में जो हमारे धार्मिक मूवीज वगैरह बनती थी, वीडियोस बनते थे, वो देखने की लोगों को इच्छा नहीं होती थी। उनको लगता था अरे क्या ये घिसा पिटा ऐसा मूवी है। बट आज के जमाने में आप देखिए कि वही जो धार्मिक मूवीज हैं, जैसे अभी महाअवतार नरसिम्हा निकली, उसके पहले भी कुछ निकली होंगी, जैसे महाभारत का सीरियल है। तो इसमें क्या है, इसमें अच्छी चीज को दिखाया है और अच्छी चीज को अच्छे से दिखाया है, इंटरेस्टिंग करके दिखाया है, राइट, जिससे व्यक्ति को मजा भी आए, इसलिए लोग ये मूवीज इतनी फेमस हुई हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में हेल्दी एक्टिविटीज करनी चाहिए, नो डाउट। बट हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंटल एफर्ट लेके, इंटेलेक्चुअल एफर्ट लेके हमें सोचना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में को मैं ज्यादा एब्जॉर्बिव, ज्यादा इमर्सिव, ज्यादा इंटरेस्टिंग कैसे बना सकता हूँ मैं। दैट वी शुड थिंक अबाउट। ये हुई पहली बात। तो इससे क्या होगा, जब हमारे माइंड को हेल्दी एक्टिविटीज में अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो हमारा माइंड उसको फिर ज्यादा प्रॉम्प्ट करेगा, क्योंकि माइंड को सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि जो हमारे लिए अनहेल्दी हैबिट्स हैं, हमें उनके और हमारे बीच में कुछ रोड ब्लॉक्स क्रिएट करने चाहिए। रोड ब्लॉक्स मतलब हमें थोड़ा डिस्टेंस और थोड़े से क्या बोलते हैं उसको, थोड़ी रुकावटें क्रिएट करनी चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर कोई व्यक्ति है जिसको पता है कि मेरा वीकनेस है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन यूज करता हूं मैं, तो मेरे मन में अलग अलग विचार आते हैं कुछ एक्टिविटीज करने के लिए, कुछ देखने के लिए। तो उसके लिए रोड ब्लॉक क्या हो सकता है, वो बटन फोन यूज कर सकता है। स्मार्टफोन को वो, ठीक है, भले ही उसके पास स्मार्टफोन हो, लेकिन वो उसको अपने पास एक्सेसिबल नहीं रख सकता, नहीं रखेगा। वो उसको लॉक करके, लगे तो स्विच ऑफ करके वो कबोर्ड में डाल के रखेगा दिन भर, जिससे कभी भी अगर उसको लगा कि मुझे यूज करना है, तो उसको पहले उस पर्टिकुलर जगह पे जाके कर अलमारी खोल के उसको स्विच ऑन करके फिर उसको यूज करना पड़े। तो यहाँ पे कितने स्टेप्स ऐड हो गए, 3 स्टेप्स ऐड हो गए। उसको इस पर्टिकुलर जगह पे जाना पड़ेगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसको लॉकर में से निकालना पड़ेगा। तीसरा स्टेप, उसको स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम हमारे और हमारे अनहेल्दी एनवायरनमेंट्स के बीच में स्टेप्स क्रिएट करते हैं, रुकावटें क्रिएट करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं, उतना ज्यादा हमारे माइंड को फिर वो एक्टिविटी उतना पसंद नहीं आता। माइंड को जब भी नेक्स्ट टाइम माइंड से आएगा कि अरे चलो वो देख लेते हैं या वो कर लेते हैं, तो फिर माइंड में से एक आएगा कि अरे वो करने के लिए ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि छोड़ दो, मतलब ऐसा माइंड बोलेगा। तो अगर कुछ कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स से अगर नहीं काम कर रहा है, देन वी कैन इंक्रीज द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स। हम अपने हर्डल्स बढ़ा सकते हैं। जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा माइंड को फिर वो करने में इनर्शिया आएगा, और फिर माइंड फिर उस थॉट को सप्रेस करेगा। क्यों? क्योंकि माइंड को अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, सिर्फ उसको रुकावटें वगैरह ये सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हम खुद को एक अच्छे एसोसिएशन में रखें, क्योंकि जब हम अच्छे एसोसिएशन में रखते हैं खुद को, हमारे आसपास फ्रेंड्स हमारे जो हैं, ऐसे फ्रेंड्स लोगों से हम फ्रेंडशिप करते हैं जो कि सकारात्मक रूप से अपने जीवन को ढालने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके साथ फ्रेंडशिप से हमें अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है सकारात्मक एक्टिविटीज का। लेकिन हमारे फ्रेंड्स ही ऐसे हैं जो कि हमें गलत एक्टिविटीज में प्रॉम्प्ट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो फिर नेचुरली हमारा मन भी उसी प्रकार से हमें इन्फ्लुएंस करेगा। तो हमारा एसोसिएशन, हमारा फ्रेंड सर्कल, पीयर सर्कल बहुत ज्यादा मैटर करता है। पीयर पीयर सर्कल अगर अच्छा है हमारा, हम ऐसे एनवायरनमेंट में, जैसे बच्चे लोग घर पे रहते हैं, तो पेरेंट्स वगैरह का अच्छा निगरानी रहता है उनके ऊपर। हॉस्टल में रहते हैं, फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो फिर उनके ऊपर निगरानी रहेगा। तो कुछ भी गलत एक्टिविटी करने से पहले हर्डल्स आएंगे रास्ते में, और फिर माइंड पहले ही सोचेगा अरे छोड़ो यार, फिर क्यों ही करना। उससे अच्छा ये जो अच्छी एक्टिविटी, इसके लिए कुछ हर्डल्स नहीं है, तो क्यों ना इसको कर लूँ मैं, क्योंकि इसमें जल्दी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे। तो इस प्रकार से हमें ये जो माइंड की इन्फ्लुएंस करने की जो टेंडेंसी है, उसको हमें इन्फ्लुएंस करना चाहिए इन सब चेंजेस को करके।
So this influencing ability can be utilized in a positive way also by increasing the experience of healthy habits and increasing the hurdles for the unhealthy habits. So like that we can try to slowly improve ourselves. इसमें बहुत सारी डिटेल्स भी हैं, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. एनीवेज वी हैव 5 मिनट्स. तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि हमें हर्डल्स तो क्रिएट करना है, वो तो करना ही है. हमें जो भी हमारे लिए सेल्फ अनहेल्दी एक्टिविटीज रहती हैं वो बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए हमारे लिए. थोड़ा डिफिकल्टी होना चाहिए उनको एक्सेस करने के लिए. लेकिन साथ ही साथ हमें पॉजिटिव कल्टीवेशन करना जरूरी है. हमारे माइंड को प्यूरिफाई करना जरूरी है. और प्यूरिफाई होता है माइंड भक्ति से, प्यूरिफाई माइंड होता है मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से हमारा माइंड प्यूरिफाई होता है. और इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए. इंटेलिजेंस फिर माइंड को प्रोटेक्ट करती है. नहीं तो क्या होगा, अगर हम सिर्फ हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं और हम प्यूरिफाई नहीं कर रहे माइंड को, इंटेलिजेंस को स्ट्रांग नहीं कर रहे, तो माइंड इतना हावी हो जाएगा कि वो हर्डल्स को ब्रेक करके फिर वो जाके उस एक्टिविटी को करेगा और फिर अगली बार फिर हमें हर्डल्स रखने से भी मना करेगा माइंड. ये सब रिलेटेबल है आप सबके साथ जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, या फिर मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ? किसी को कुछ समझ रहा है? समझ रहा है तो थम्स अप दीजिए अगर आपको समझ रहा है तो. तो दोनों चीजें जरूरी है, तीनों चीजें जरूरी है. पहली बात तो जो हमारे लिए हेल्दी हैबिट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको हमें अच्छा एक्सपीरियंस देने वाला बनाना है. दूसरी बात, जो हमारे लिए अनहेल्दी एक्टिविटीज हैं उनके लिए हमें हर्डल्स क्रिएट करने हैं, उनको हमें इनएक्सेसिबल बनाना है जितना ज्यादा हो सके. इसलिए बोला जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. दैट इज ऑल्सो वन प्रिंसिपल इन्वॉल्व हियर. और तीसरा एस्पेक्ट कि साथ ही साथ हमें अपने माइंड को प्यूरिफाई करना है, इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना है by practicing spirituality, by chanting, mantra meditation, by reading scriptures, by doing सेवा. तो इन सब चीज़ों से हमारा माइंड प्यूरिफाई होगा और तब जाके धीरे धीरे फिर हम ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी. इन तीनों चीज़ों में से एक भी किया या दो भी किया तो कुछ लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होगा. तीनों की तीनों